पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम? लास्ट क्लास में क्या बताए थे आपको? संस्कृत। संस्कृत कब बताए थे? अच्छा, कोडिंग क्लास 6 तक। क्लास 6 बोले हैं आप लोग। उसके बाद कुछ ऐसा टर्म जो बताए हैं कि कल होगा, कुछ टॉपिक। ग्रॉस एनरोलमेंट, ये सब रेशियो वगैरह बता चुके थे। आज लिखेंगे टॉपिक, इसी टॉपिक वही है, NEP 2020। होगा। टॉपिक में लिखेंगे पिलर्स ऑफ NPE। पिलर्स माने स्तंभ। NPE के कौन कौन से पिलर्स हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन इससे कई बार आ चुके हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। ठीक है, लिख देते। पहला टर्म है एक्सेस, यानी किसी चीज तक हमारी पहुंच होना। दूसरा लिखेंगे इक्विटी। थर्ड टर्म होगा क्वालिटी। ठीक है। चौथा अफोर्डेबिलिटी। और एक पांचवा स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी। ये 5 स्तंभ है NEP 2020 के। हो गया। है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सबको हिंदी में भी लिख लेंगे। एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। पहुंच होना किसी काम तक या किसी जगह तक जो हमारी पहुंच है, उसको एक्सेस कहते हैं। दूसरा है इक्विटी यानी समता। जिस चीज तक हमारी पहुंच हो यानी हमारे लिए उपलब्ध हो, कहा जाता है कि एक्सेस है। हाँ। दूसरा टर्म है इक्विटी, माने इक्विटी माने समता। क्वालिटी गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता यहां हो जाएगी। अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्डेबिलिटी
जिस चीज का वहन आप कर सकते हैं, जो वहन करने यानी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के योग्य हो। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता। ये शब्द पहले सुने हुए हैं? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, इन 5 शब्दों को समझेंगे। इसमें क्या क्या अर्थ निकल के आता है कि इसको इन्हीं 5 को स्तंभ क्यों माना गया। सबसे पहले पहुंच, एक्सेस होना। किसी चीज का एक्सेस हमें तब मिलता है, हमारी पहुंच या हमारी उपलब्धता में तब आता है जब वो हमारे दायरे के अंतर्गत आता हो। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि हर बच्चे तक, हर गार्जियन तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की गई कि आपको क्या करना है, ले लेना है। हम पहुंचा रहे हैं। हम क्लास उम्र 3 वर्ष से लेकर 18 साल तक जितने बच्चे होंगे सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। हम दे रहे हैं, आपकी पहुंच तक ला रहे हैं। मतलब आपके पंचायत में स्कूल बना रहे हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना ही चाहिए, प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में एक हाई स्कूल होना चाहिए। ये टारगेट है गवर्नमेंट का, यानी कि हम शिक्षा आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या करना है, अवेल कर लेना है, उस सुविधा को ले लेना है। तो हम पहुंच को बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास स्कूल कम है तो हम स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। जितने हाई स्कूल थे बिहार में सब +2 में अपग्रेड हो गए। लिखता है ना, हाई स्कूल +2 अपग्रेडेड। अपग्रेड होने का मतलब है कि जब शिक्षा में उसकी आवश्यकता पड़ी कि अब इस क्षेत्र में एक +2 स्कूल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पर काम करके आपको उपलब्ध करा दिया, एक्सेस दे दिया। आपके बच्चों का एडमिशन होता है, वहां सब लोग पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है एक्सेस देना। एनईपी 2020 में पहला पिलर यही है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचाओ। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में 2020 की पॉलिसी में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट 2035 तक कितना करना है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में कितना होना चाहिए, 100%। कल ही लिखवाए हैं आपको, 2035 तक 100% कर देने का टारगेट है। तो स्कूल तो रखना पड़ेगा ना। हायर एजुकेशन 2035 तक का टारगेट है और प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2030 तक का टारगेट है। तो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए स्कूल्स चाहिए ना, एक्सेस चाहिए। गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, इसलिए पहला काम है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, हम शिक्षा आप तक लेके आ गए, ले लीजिए। एक्सेस का मिलना, यहां क्लियर है। दूसरा टर्म क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब इसी के जैसा एक और मिलता जुलता शब्द होता है जिसे कहते हैं समानता। समानता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वलिटी। शब्द के को समझना है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों। एनईपी 2020 ने 5 टर्म के समता को रखा है, समानता को नहीं रखा है। क्यों, जबकि सबसे ज्यादा जोर तो उसी पे दिया जाता है। सबको समान शिक्षा देंगे, सबको समान नजरों से देखेंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसा नारा दिया जाता है। तो क्या है ये, और इस समता में और समानता में क्या फर्क है। क्या फर्क नजर आ रहा है, इसमें न नहीं है, इसमें न है ना। वाह, ऐसा फर्क मैंने कभी नहीं देखा था। समता और समानता में आप क्या डिफरेंस जानते हैं, तब हम क्लियर कर पाएंगे कि समानता को क्यों नहीं रखा गया और समता को क्यों रखा गया। दोनों को समझना है, तो पहले दोनों शब्द के अंतर को जानेंगे। अभी तक सभी जगह यही सुनने को मिलता है, समानता को ध्यान में रखा जाए, और एनईपी 2020 कहती है नहीं, हमें समता पर ध्यान रखना है। रीजन क्या है, इतने लोग बैठे हैं, कुछ तो रीजन बताएंगे। सब हम ही बताएंगे, कुछ तो जानते होंगे ना। समता माने क्या, बड़ी मुश्किल बात।
अब इसका एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा लंबा चौड़ा सा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे यहाँ 3 लोग आए, अलग अलग उम्र के। एक आदमी का उम्र है 30 वर्ष, एक का उम्र है 18 वर्ष और एक बच्चे का उम्र है 10 या 9 वर्ष। 3 अलग अलग उम्र के लोग आए, 30, 18 और 10 साल। मेरे पास 10 रोटी है। 10 रोटी है तो अगर मैं समानता पर ध्यान दूं तो सबको 3.5 रोटी करके दे दूंगा। लगभग 10 हो गए। 3.5 या 3.25 रोटी दे सबको, तीनों को, तो कितने हो गए? 10 रोटी का काम हो गया। तीनों को बराबर मैंने बांट दिया। लेकिन बराबर करके दे देना समानता है, लेकिन इससे होता क्या है वो समझिए। जो आदमी 30 वर्ष का था उसे 4 रोटी की भूख थी, मिला कितना? 3.25। जो 18 साल का है उसे 3, 3.5 में काम चल गया। जो 10 साल का है उसको 2 की जरूरत है, उसने 1.5 फेंक दिया। हमने अपनी तरफ से सबको क्या दिया? बराबर। इसको कहते हैं समानता। अब इसी 10 रोटी के बारे में समता क्या कहती है वो समझिए। इसने 30 वर्ष की उम्र के रिकॉर्डिंग उसको 4 रोटी दिया। बच्चे से पूछा कितनी जरूरत है? 2, तो उसको 2 ही दिया। और इसे पूछा तुमको कितने की जरूरत है? बोला 3। ऐसा करके सेट कर दिया। जिसको ज्यादा की जरूरत थी ज्यादा दिया, कम की जरूरत कम थी, बर्बाद नहीं हुआ और कोई खाली पेट नहीं सोया। तीनों की जरूरत पूरा हो गई और बर्बाद भी नहीं हुआ। इसी व्यवस्था को कहते हैं समता। तो बेहतर कौन है? समता ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपके नीड के अकॉर्डिंग सेट होता है। इसीलिए अंग्रेजी में इसका नाम होता है इक्विटी। बराबर करने के चक्कर में किसी का पेट खाली रह गया और किसी ने रोटी फेंक दिया, क्योंकि सबको बराबर दिया गया। ये जरूरत को देखता है, किसकी कितनी जरूरत है उसे उतना ही देना, और इससे हमारा काम आसान भी हो गया और सबकी जरूरतें भी पूरी हो गई। तो इसने कहा शिक्षा में समता की जरूरत है, समानता की नहीं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा काम करेंगे। अगर आप बैंक में जाते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट का जो अपना प्लान होता है, उसमें एक शब्द यूज होता है इक्विटी फंड। ऐसा शब्द सुना? कहीं इक्वलिटी फंड नहीं लिखा रहता है, इक्विटी फंड। इक्विटी का मतलब है कि मेरी औकात 1 रुपए इन्वेस्ट करने की है तो मैं 1 ही रुपया करूंगा, और जिसकी औकात 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की है वो 1 करोड़ करेगा। तो मेरे लिए 1 रुपया वाला भी अपनी जरूरत से बराबर है, 1 करोड़ वाला भी बराबर है। हमने सबको मौका दिया कि आप 1 रुपए से लेकर 1 करोड़, 10 करोड़, जितना चाहे इन्वेस्ट करें। अगर वही इक्वलिटी में होता तो कहता है 1 लाख है तो इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है, जा सकते हैं आप। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समानता में बराबर सबके लिए 1 लाख रुपया कर देता, लेकिन समता में क्या कहता है 1 रुपया है, 1 ही रुपया इन्वेस्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपया लेके आइएगा तभी जरूरत होगी। इक्विटी का मतलब जितनी औकात उतनी काम। तो इसलिए जहां फंड है, बैंक है, वहां क्या लिखा रहता है? इक्विटी। हम अपनी क्षमता, अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। सबको बराबर नहीं अमाउंट लिखेंगे कि इतना अमाउंट जमा होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इक्वलिटी आज के डेट में रनिंग नहीं है, इक्विटी पर फोकस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो फंड वगैरह भी क्या होते हैं? इक्विटी के साथ चलते हैं। लिखा है क्वालिटी। हम शिक्षा में क्या दे रहे हैं? आर्टिकल 45 जो शिक्षा की बात करता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। 2 ही शब्द है, कौन कौन? निःशुल्क और। लेकिन एनईपी 2020 आई तो इसने इस शब्द में परिवर्तन कर दिया, आर्टिकल 45 में संशोधन कर दिया, और क्या लिखा? कहा कि 3 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को, 6 से 14 हट गया, कहानी खत्म। कितने उम्र से शुरू होगी शिक्षा? प्री प्राइमरी 3 साल से शुरू हो जाती है। 3 साल से लेकर कहां तक? 18 साल तक सभी को निःशुल्क, अनिवार्य, और एक नया शब्द जोड़ दिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि ऐसा डाउट था कि पहले शिक्षा में गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए उसने एक नया शब्द जोड़ा कि न सिर्फ फ्री मिलेगा, न सिर्फ कंपलसरी होगा, बल्कि उसमें गुणवत्ता भी मेंटेन किया जाएगा। तो आर्टिकल 45 में 2 शब्द की जगह अब 3 शब्द प्रयोग होंगे कि शिक्षा में क्वालिटी को मेंटेन करना है। समझ में आई बात? शिक्षा में सिर्फ शिक्षा काम नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता इंपॉर्टेंट होती है।
और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई गुणवत्ता के पीछे भागता है। सच्चाई बता रहे हैं आपको, किसी को गुणवत्ता से मतलब नहीं है, चीजों के सस्ता होने से मतलब है। रीजन क्या है? हम सस्ते के पीछे क्यों भागते हैं? एक आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी या कॉमन आदमी हर चीज में सस्ते के पीछे क्यों भागता है? सबसे बड़ा कारण है गरीबी। उतना है ही नहीं कि किसी एक चीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखा ले। ना 4-5 हजार का कपड़ा पहन सकते हैं, ना 4-5 हजार का जूता पहन सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास या उससे कम की फैमिली पेट पालने में ही परेशान है। पेट पालना, मुश्किल से बच्चों को पढ़ा लेना, इससे ज्यादा सोच नहीं है। कोई चीज ब्रांड या बहुत महंगा होने का ख्वाब नहीं देखते। गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है। और गरीबी से निकलने के लिए गरीबों वाली सोच काम नहीं आएगी। गरीबी से निकलने के लिए जो लोग सब लोग सोच रहे हैं उससे कुछ अलग सोचना होगा, तब आप उस समुदाय से बाहर निकल पाएंगे। लोग आप पे हंसेंगे आपकी बात सुन के, बहुत मजाक उड़ाएंगे। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, कहता है ये कर लेंगे लाइफ में, वो करेंगे। लोगों को मजाक बनाने दीजिए। मजाक क्या करता है? प्रेरणा पैदा करता है अंदर। अब बोल दिए हैं तो करके दिखाएंगे चाहे जो हो, तो वो आपके अंदर प्रेरणा लाएगा कि लोग मेरा मजाक बनाते थे, एक दिन हम दिखाएंगे। तो जब गुणवत्ता की बात होती है तो सबसे पहले एक कॉमन क्लास का आदमी गुणवत्ता से पीछे हट जाता है। रीजन? पटना में एक बहुत अच्छा होटल है गांधी मैदान के पास, क्या नाम है उसका? गांधी मैदान में उधर कोना पर है, बिस्कोमान से बगल में, मौर्या। हाँ, मौर्या होटल काफी फेमस है। बिहार कोई भी बड़े स्टार या पैसे वाले लोग आते हैं तो वहां ठहरना पसंद करते हैं। आपने कभी सोचा कि वो इतना महंगा क्यों है? उसके यहाँ के खाने इतने महंगे क्यों हैं? वहां की हॉस्पिटैलिटी इतनी महंगी क्यों है? मेहमान नवाजी, जो लोग बाहर से ठहरने आते हैं, इतना महंगा क्यों है? और उसके बावजूद भी खाली नहीं है। उसके यहाँ वो लोग जाते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए। एक इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें अफगानिस्तान से लोग आए हुए थे। एक आदमी इसमें ढाका, यानी कि वो कौन सा, ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश। वहां से एक आदमी आए हुए थे, एक आदमी भूटान से आए हुए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। उनको वहां ठहराया गया। तो चूंकि कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा था तो हम लोग भी गए थे उसमें मिलने या उनको गाइड करने की कैसे काम करना है। तो एक स्टाफ वहां मिला, उससे बातचीत में हुआ कि ये बताइए, जो चीजें खाने को आप देते हैं या जिस तरह के कमरे में आप ठहराते हैं, आप जो बेड लगाते हैं, वही दूसरे जगह भी है। दूसरे जगह आपसे आधे में काम हो जाता है, फिर यहाँ इतना महंगा क्यों है? बोला सर मैं स्टाफ हूं और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये महंगा क्यों है। बोला कि एक चीज आपको बता देते हैं, कभी दुनिया में कहीं जाइएगा कोई किसी को शेयर नहीं करेगा। बोला कि हम लोग जो खाना बनाने के लिए तेल प्रयोग करते हैं ना कढ़ाई में, उससे एक बार बना लिया या कोई चीज छान लिया तो उसको स्टोर कर देते हैं दूसरे कंटेनर या डब्बे में। एक बार इस्तेमाल हो गया तो वही 1 घंटा बाद दूसरा वही तेल इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो सिर्फ दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। और दूसरे कंटेनर में डाल के हम वो तेल भरते जाएंगे या घी भरेंगे तो उसे कोई कॉमन होटल वाला वापस खरीदने आएगा। हमने ओरिजिनल खरीदा और उसका एक बार यूज करके डब्बे में वापस पैक कर दिया। अब जो ये डब्बा हुआ, ये कॉमन होटल वाले लोग ये डब्बा सस्ते में खरीदते हैं और फिर ये इससे खाना बनाएंगे। उसके बाद इनसे कौन खरीदता है? जितने ठेले वाले लोग हैं वो तीसरे राउंड में तेल उनके पास पहुंचता है। मतलब थर्ड क्वालिटी का तेल या सामग्री का प्रयोग करके ठेला पे पहुंचता है। ठेला वाला चीज सस्ता, क्योंकि जो चीज 1000 का डब्बा मिलना चाहिए था वो 300 रुपये में खरीद के लाया, उसको तो महंगा पड़ा ही नहीं। लेकिन जिसने 1000 में खरीदा और 1000 की क्वालिटी का फर्स्ट यूज किया, खर्चे में फर्क तो आएगा। तो महंगाई किस चीज की वजह से? सिर्फ क्वालिटी की वजह से। मैं फर्स्ट चॉइस क्वालिटी देता हूं इसलिए महंगा है, ये फर्क होता है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता कि क्या बेस्ट क्या है। उसको लगता है कि जैसे बाकी सब वैसे ये भी है, क्या फर्क है? आप वही रोटी देते हैं, वही खाना देते हैं, वही चीजें देते हैं, लेकिन सबके बनाने में बहुत फर्क होता है, कुकिंग में फर्क होता है। जो शेफ वहां बनाता है
उसका लाखों रुपए की सैलरी है, वो होटल मैनेजमेंट करके आके उस होटल में काम कर रहा है, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, समय दिया है। तो गुणवत्ता के पीछे जाएंगे, गुणवत्ता के पीछे, तो पता चलेगा हर चीज जिसमें गुणवत्ता है वो महंगी है। आप बाइक खरीदने जाते हैं, बाइक में जितनी आपकी डिमांड बढ़ते जाती है, रेट बढ़ते जाता है। आप कहते हैं ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तो कहते हैं सर इसको छोड़िए, तब आप ये देखिए। तो मुझे डिफरेंस क्या है, तो बोला ये 40,000 और इसमें ज्यादा खर्च होगा। फिर आप कहते हैं मुझे आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक वाला चाहिए, बोला सर 15,000 और बढ़ जाएगा। सर मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, तो बोलते हैं सर 20,000 और बढ़ जाएगा। आप क्वालिटी की डिमांड जहां किए, खर्च बढ़ना शुरू वहीं से शुरू होता है, और यही चीज है। तो सरकारी स्कूल की जहां हम बात कर रहे हैं, वहां 3 चीजों की डिमांड बढ़ेगी। क्या क्या? बच्चों को शिक्षा फ्री देना है, कंपलसरी देना है, और क्वालिटी एजुकेशन की बात करना है। कहां पे? सरकारी स्कूल। कितने सरकारी स्कूल हैं जो इसे फॉलो करते हैं? निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात पूरी गारंटी के साथ। एक भी सरकारी स्कूल का नाम बता दीजिए आप, और मुझसे कहिए, मैं बहुत सारे नाम गिना देता हूं आपको। आपको नहीं पता और मुझे बहुत सारे पता है। पूरे इंडिया में केवीएस के 500 से ज्यादा सेंटर चलते हैं, सरकारी स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस, एक सरकारी संस्था है। ये जो बिहार गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के स्कूल देखते हैं, यहां ना बदहाल है। जितने जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलते हैं, सब बेस्ट है। सिमुल तला का नाम सुना होगा, एडमिशन के लिए मारामारी होता है, सरकारी स्कूल है। आईआईटी सरकारी कॉलेज है, एडमिशन के लिए मारामारी। पूरे इंडिया में 5500 सीट बस, लाखों परीक्षार्थी देते हैं, 5500 सीट ही है बस। मारामारी है कि उस सरकारी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। फिर भी सरकारी को लोगों ने क्या बना दिया है, मेरी समझ के बाहर। स्टेट के माध्यम से जो सरकारी चीजें चल रही है, सब बर्बाद है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी सरकारी चीजों को चला रही है, सब बेस्ट है। आज आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, या कोई भी आसपास, लेकिन जिस दिन आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिलता है, उस दिन और खुशी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं इंडिया में? 54, 55, बस इतना ही है, 54, 55 पूरे इंडिया में। वहां से पढ़ने का मौका मिले, कितनी बड़ी बात होती है। 550 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है इंडिया में, प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिला के। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मात्र 54 या 55 है, 54 या 55। और वहां से पढ़ने का मौका क्यों मिले? सरकारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकारी। वहां ग्रेजुएशन का फीस होगा 1200, 1500, 1800, ऐसे में पीजी हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है आपका, इतना कम फीस में, सरकारी होने की वजह से। लेकिन क्वालिटी टॉप लेवल का। फिर सरकारी को लोग इतना बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यों के सरकारी स्कूल को देखकर दिमाग में बैठ गया है कि सरकारी चीज बेकार होता है। मेरी नजर से देखिए, हर सरकारी चीज आज भी सबसे बढ़िया है। जितना एम्स है, मेडिकल संस्थान पूरे इंडिया में, वो सब क्या है? बेस्ट है। वहां इलाज कराने के लिए लोग महीनों लाइन लगा सकते हैं कि मेरा एम्स से इलाज हो, हम महीनों लाइन लगा कर रखेंगे, क्वालिटी की वजह से, वो भी सरकारी है। आज मुझे मैनेजमेंट पढ़ने का मन करे तो मैं आईआईएम से मैनेजमेंट करूं, सरकारी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सब सरकारी है। और एडमिशन के लिए मारा मारी है, होता नहीं। लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, हजारों में निकलते हैं, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है। ये जाहिर करता है कि सब क्या है? सरकारी है। तो सरकारी बुरा क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स चलाती है, दिल्ली को छोड़कर सब बेकार है। एक दिल्ली गवर्नमेंट है जो अपने स्कूल को कंपटीशन में ला के खड़ा करके रखी है कि यहां हर तरह के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब हो चाहे अमीर, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी। और मैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वैसे टीचर्स बहाल करूंगा, टीचर्स की ट्रेनिंग विदेश से कराऊंगा, कई शिफ्ट में स्कूल चलेंगे, म्युनिसिपल स्कूल्स। ये दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य में सुविधा नहीं है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ी अच्छी एजुकेशन सरकारी में साउथ में है। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल खराब कहाँ है? यूपी में, बिहार में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, झारखंड में बहुत बुरा हाल में है सरकारी स्कूल। बाकी सब जगह ठीक है। तो हम इन सरकारी स्कूल को देखकर सरकारी चीजों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट है सरकारी चीज आज भी। लेकिन जो राज्य सरकारें चलाती है वो क्या है? बर्बाद और बेकार है। अब गुणवत्ता की कोई चर्चा नहीं करता। क्लियर हुआ?
आप सरकारी स्कूल में जाना चाहेंगे? बेस्ट है, सब चीज है, सब चीज। ना पैसे की कमी है, अगर पैसे की कमी होती तो इतना नया शिक्षक 2 लाख 2.5 लाख बहाल करके पेमेंट कहां से आ रहा है? इनकी सैलरी कहां से दे रहा है? पैसा नहीं है तो। कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल जिस पंचायत में चलती है वो पंचायत के सभी सदस्य जाकर उन चीजों की डिमांड नहीं करते। अगर डिमांड करते तो प्रिंसिपल आईएएस अधिकारी के पास जाता और कहता कि ये व्यवस्था हमारे स्कूल में दी जाए, हमारे पंचायत के सदस्य इसकी डिमांड कर रहे हैं। पंचायत के सदस्य कौन होता है? गांव के सभी लोग। एक आदमी को इस बात से लेना देना है कि स्कूल कैसा चल रहा है, एक गांव के आदमी को कोई लेना देना नहीं। उसको मिड डे मील वाला चावल चाहिए साइड से चुरा के, उसको मसाला चाहिए उधर से तेल चुरा के दे दो, खुश है। बच्चों की शिक्षा कहाँ जा रही है? कोई मतलब नहीं। जिस दिन लोग खड़े हो जाए कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के लिए ये सुविधा चाहिए, उस दिन आईएएस अधिकारी को देना पड़ेगा। ये तो पैसे खा जाते हैं ना, जानकारी न होने की वजह से। जिस दिन लोग डिमांड करने लगेंगे कि सरकार की ये सुविधा मेरे स्कूल में क्यों नहीं पहुंची, उस दिन से चीजें आने लगेगी। लोग अवेयर नहीं है, इसलिए नहीं चलते। जिस दिन हेडमास्टर स्कूल में ज्यादा देर तक रुक गया, उस दिन गांव के लोग नजर गड़ाए रहते हैं, लगता है चावल कहीं निकलेगा। तो हेडमास्टर की अब मतलब यही सोच रह गई है। हेडमास्टर किसी भी काम से रुका हुआ है या कोई फाइल मेंटेन कर रहा है तो गांव के लोग नजर गड़ाए रहते हैं, आज चावल ये इधर उधर करेगा। मतलब चोरी की नियत ऐसे हो गए हमारे स्कूल के लोग। चोरी करेंगे तो गांव के लोग नजर रखेंगे, मांगेंगे हिस्सा। हाँ, पहुंच जाता है। वो समझ जाता है ना कि कुछ हेर फेर करने वाला है, अंधेरे में जाएगा। और सही में सरकारी स्कूल के शिक्षक ऐसा करते हैं, कहीं कहीं का नहीं करते होंगे, बदनाम है, लेकिन लोग करता है। अंधेरा जहां हुआ ठेला लग जाएगा, 2-4 बोरा इधर का उधर कर दिया, मसाला भेज दिया, तेल उठा के घर लेके चला गया। ये कौन सा तरीका है भाई? करता है तभी तो बदनाम है। 100 में से 10 ही करते हैं, करते तो हैं तभी तो बदनामी है। बिना आग का धुआं कहां से आएगा? मांगता ही है। अभी हम लाइव नहीं होते तो बता देते कौन कौन मांगता है। छोड़ देते। मतलब भावनाओं को समझ जाइए, कहां कहां से पंचायत से लेकर जिले तक सबको चाहिए मिड डे मील का पैसा। तो समझ जाइए कि मिड डे मील के लिए बच्चों को खाने का बचता क्या होगा। एक हेडमास्टर को मेंटेन करने में कितनी कठिनाई होती है। पंचायत वाला आके अलग हिस्सा चाहिए, जिले से लोग अलग आते हैं, फलाना अलग आ गया, बीच में कोई धमकी देने अलग पहुंच जाता है। स्कूल का एजुकेशन कहाँ जा रहा है एक आदमी पूछने नहीं आएगा, लेकिन कौन सा फंड आया है उसमें मेरा हिस्सा कितना होना चाहिए पूछने जरूर आएगा। ये हालात है। ईमानदारी खत्म हो चुकी है, चाहे वो 20% में ही खत्म हो गई है, और उसी की वजह से सब बदनाम है। गुणवत्ता को मेंटेन करेंगे या नहीं? गुणवत्ता मेंटेन हो जाएगा आप लोगों से। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मेंटेन करना है। होता है, आपको गन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप हेडमास्टर हैं, एक गन रखिए कि अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो बचाव में बोलिए, मार देंगे। हाँ, वही सब सब होते हैं सब। आपको ईमानदार जिस दिन हो जाना है, सबके खिलाफ जाना है, उस दिन से गन लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि कोई आप पर कभी हमला करा देगा, कभी मारपीट हो सकता है, गन लेके घूमना पड़ेगा। और वही मजबूरी है ईमानदार लोगों के साथ। बाकी सबके जैसा धीरे धीरे हो जाता है, कौन रोज इतना परेशानी उठाएगा। गुणवत्ता को मेंटेन कर दिया गया कागज पे। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। जब पता ही है कि शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। निःशुल्क होने का मतलब क्या? पैसे नहीं लगेंगे, यानी शिक्षा को अफोर्ड के लायक बना दिया गया। शिक्षा के खर्च का वहन हो सकता है। बहुत से गार्जियन इसके बाद भी नहीं भेजते। अगर सरकारी स्कूल में फीस देना पड़ता तो एडमिशन कितना होता? 100 भी ना हो। क्लास 1 to 12 के बीच 100 एडमिशन नहीं होगा अगर फीस देके पढ़ना पड़ा तो। एजुकेशन फ्री है, अफोर्ड करने के लायक है। यहां तक कि उसके बाद गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, ये ड्रेस के नाम पे, ये साइकिल के नाम पे, ये फर्स्ट आने के नाम पे, ये सेकंड आने के नाम पे पैसा गवर्नमेंट बांट रही है आपको किसी न किसी रूप में। यानी कि शिक्षा के खर्च का वहन हो सकता है।
पैसा मिला था फर्स्ट आने का, इसीलिए खुशी हो रही है। तो खर्च वहन हो सकता है सरकारी स्कूल में, इसलिए कहा कि शिक्षा को महंगा नहीं करना है, अफोर्ड के लायक बनाना है। और ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब सब कुछ सरकार आपको मुहैया करा दी तो कोई जरूरत नहीं है खर्च की। शिक्षा को हमने अफोर्ड करा दिया, अफोर्ड कराने के बाद क्या करेंगे? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता की बात करते हैं। जवाबदेहिता का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना कि अगर ये काम नहीं हुआ तो आप जवाबदेह होंगे या आपको जवाब देना होगा। ये जवाबदेहिता क्या कहलाती है? इसका कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में? जवाबदेहिता एक तरह का वादा है जिसे आप तोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत। इसको कहते हैं जवाबदेहिता या जिम्मेदारी। बारिश हो रही है, तूफान आया है, भूकंप आ गए हैं, नो मैटर, आपकी जो जिम्मेदारी और जो काम है उसे करने जाना है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं जवाबदेहिता। आप अपने काम के प्रति जवाबदेह बनना सीखिए, कोई आपके काम पर कभी उंगली नहीं उठाएगा। एक व्यक्ति से मैं मिला था, फिजिकल टीचर थे हाई स्कूल में। मैंने उनसे पूछा कि आप तो अब रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बाद क्या प्लान है? तो बोले रिटायर हो गए तब भी हम स्कूल ही आएंगे, क्योंकि इसके अलावा कहीं और मेरा कोई ठिकाना नहीं। दिन भर करेंगे क्या घर पे भी बैठ के? गवर्नमेंट ने रिटायर कर रही है, मैं अपने काम से रिटायर नहीं हो रहा हूं। मैं रिटायरमेंट के बाद भी आऊंगा, क्लास में स्कूल में बच्चों को जैसी जरूरत होगी मैं फ्रीली मदद करूंगा, उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अगर मुझे पेंशन देती है उसी से हो जाएगा, हम रिटायर हो रहे हैं। मैंने पूछा कि इतना दिन आपने काम किया, लगभग 36 साल उनकी नौकरी रही, 36 साल में आपके स्कूल से मन नहीं उबा कि मतलब फिर स्कूल ही आइएगा? उन्होंने कहा 36 साल में मैंने आज तक एक छुट्टी नहीं ली है, नॉट अ सिंगल, सीएल तक नहीं। 36 साल में उस आदमी का प्रेजेंटेशन डेली का पी होना, मतलब ऐसे आदमी को सरकार और इंटरनेशनल लेवल पे बुला के मेडल देना चाहिए। इसको कहते हैं काम की जवाबदेहिता। मेरी जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति में मैं वहां पहुंचूंगा डेली। कोई मर गया हो तो क्रियाक्रम करा के जाते थे, लेकिन स्कूल जाएंगे, अटेंडेंस होगा मेरा, छूटेगा नहीं। छुट्टी नहीं लिया, 36 साल छुट्टी नहीं लिया आदमी। बोला कि गवर्नमेंट जब छुट्टी दे ही देती है, पर्व है तो छुट्टी है, संडे है तो छुट्टी है, अलग से छुट्टी लेने की जरूरत क्या है? अगर कोई आदमी अपने काम के प्रति इतना जवाबदेह हो जाए तो लगता है कि मतलब सोसाइटी को इससे बेहतर आदमी की जरूरत है। 36 साल जॉब और 0 सीएल, एक भी सीएल नहीं लिया। जो गवर्नमेंट ने छुट्टी दिया उसी से खुश। अगर गवर्नमेंट ने किसी काम से उनको दूसरी जगह भेजा तो वो सीएल ना लिख के डीएल लिखा है, ड्यूटी लीव। लीव पर नहीं रहे वो, कभी छुट्टी नहीं लिया। ऐसे आदमी को लोग क्या करते हैं? सैल्यूट, जो अपने काम के प्रति इतना जवाबदेह हो। क्या आप अपने काम के प्रति जवाबदेह हैं? पढ़ने के प्रति? हर 2 दिन में गायब हो जाते हैं क्लास छोड़ के, कहेंगे जवाबदेह हैं। 2 दिन 3 दिन आए, फिर 1 दिन गायब, फिर 4 दिन आए, 1 दिन गायब। इसको जवाबदेहिता नहीं कहते हैं। सांस चल रही है तो क्लास में पहुंचना चाहिए, भले आप व्हील चेयर पर क्यों ना आए, नो प्रॉब्लम। जवाबदेहिता यही होती है। मेरी जवाबदेहिता है, चूंकि क्लास मुझे चलाना है, हर परिस्थिति में मुझे यहां प्रेजेंट होना है, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो क्लास नहीं होगा। लेकिन आप में से कोई एक ना रहे तभी क्लास चलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है हम आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जिस दिन ये लगे, मैं भी ऐसा ही सोचूं आज मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, बाल्टी वापस वापस नहा के उसी में डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आप अपने काम में क्या होंगे? जवाबदेह। अगर मैं कहूं कि जवाबदेहिता किसी से सीखने का अवसर मिले तो आप किससे सीखना चाहेंगे? नेचर में, सोसाइटी में, प्रकृति में? किस चीज से आप जवाबदेहिता सीखना चाहेंगे? सबसे। सब आदमी जवाबदेह होता है क्या? सन से, बिल्कुल ठीक। क्यों? हाँ, डेली शाम को डूबता है इस वादे के साथ कि कल मैं फिर आऊंगा। अगर वो आना बंद कर दे तो, अपना वादा तोड़ दे तो धरती पर कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ नष्ट समाप्त हो जाएगा। एनर्जी का सोर्स
खत्म, कोई चीज उगेगा नहीं, भूमि बंजर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एनर्जी का सोर्स खत्म। तो अगर वादा सीखना है सूरज से सीखिए, जवाबदेहिता, वो जवाबदेह है अपने काम के प्रति और पिछले 500 करोड़ साल से आ रहा है, मतलब लग रहा है कुछ ही दिन हुआ है, 500 करोड़ साल, हाल ही फिलहाल की बात है। और अभी 500 करोड़ साल आगे जिंदा रहेगा सूरज और अपनी जिम्मेदारी से हर दिन सुबह उगेगा, आपको एनर्जी देगा, गर्मी देगा, सब कुछ करेगा। तो जवाबदेहिता सूरज से सीखिए, चंद्रमा से सीखिए, जो 14 दिन दिखाई देता है और 14 दिन नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब बंद नहीं हो गया, इस वादे के साथ कि इतने समय बाद फिर आएंगे। ये सब चीजें बताती है। अकाउंटेबिलिटी, ये इसके पिलर्स में से, 5 पिलर्स में से है। अब इसमें से नाम में कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा 5 पिलर में से एक नहीं है, उसमें नाम एक्सेस, एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऐसा करके कुछ कुछ नाम मिला जुला बना दिया जाएगा, आप फंस गए। दूसरा है, यहां से देख, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, एक्सेस लिखा है, एक्सेसिबिलिटी मैंने नहीं लिखवाया है, अपनी तरफ से मत सोचिएगा कि एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी एक ही चीज है। अगर नहीं लिखा है इसमें लिट्टी चोखा कुछ भी तो नहीं है, एक्सेस को एक्सेस समझिए, तो इसमें लिट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेसिबिलिटी कुछ नहीं है। तो जो प्रश्न है जैसे है वैसे ही आते हैं, क्लियर है यहां तक। 5 पिलर्स हो गए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कोडिंग सिखाने की बात हो गई, बेसिक चीजें हो गई, और क्या बच रहा है। और कुछ बाकी है, आपको कुछ लग रहा है कि इसमें एनईपी में कोई और जरूरी मुद्दा है जिसको डिस्कस करना चाहिए। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इसकी चर्चा हो ही गई। ड्रॉप आउट के बारे में भी बता दिया गया। एक टर्म अलग से लिख, ये विकास को 360 डिग्री बताते हैं, 360 डिग्री विकास बच्चों का होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं भी। 360 डिग्री का क्या मतलब है, हाँ, सर्वांगीण, यानी कि बच्चों के विकास का कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। एक काम और किया गया है, नोट कर लीजिएगा। एक कोर्स था ना बीच में, पीएचडी के पहले होता था, क्या बोलते थे उसको, पीएचडी से पहले एक कोर्स किया जाता था 2 साल का, उसके बाद पीएचडी होता था, क्या बोलते, एमफिल, एमफिल, एमफिल। एमफिल कोर्स को, एमफिल ये कोर्स है, पीएचडी से पहले ये कोर्स 2 साल का होता था, इसे प्री पीएचडी कह लीजिए। 2 साल का एमफिल कीजिए और 3 साल में पीएचडी कंप्लीट। एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया, अब ये नहीं होगा, कोर्स ही नहीं होगा, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया, प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं प्रोमोटिंग
मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट, इसमें फिर बात करते हैं अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र इसे कहा। भाषा त्रिभाषा सूत्र, आपको ये पता है कि पहली कब लाया गया? फर्स्ट टाइम त्रिभाषा सूत्र को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? नाइनटीन 1968 में जो फर्स्ट एनईपी आया था, पहला पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। त्रिभाषा सूत्र को किसने दिया था? कोठारी कमीशन यानी कोठारी आयोग के सुझाव पर त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। और ये 1968 से 2020 तक की पॉलिसी में एज इट इज है। किसी पॉलिसी ने इसे हटाने का प्रयास अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो इसे हटाने की जरूरत नहीं है। 1968 से त्रिभाषा सूत्र चल रहा है। और दिया किसने था पहली बार? तो अगर सवाल ये किया जाए कि 2020 में किस भाषा सूत्र को अपनाया गया है, 2020 में भी त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है, हटाए नहीं। और पहली बार किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने। किस पॉलिसी में पहली बार आई? तो फर्स्ट पॉलिसी 1968 वाली में पहली बार आई। 3 भाषा कौन कौन से हैं? प्रथम भाषा इसमें सेकेंड लैंग्वेज क्या होगा? भारत में हिंदी का प्रयोग होता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। पहले अपनी मातृभाषा जो घर में सीखते हैं, स्कूल आने लगते हैं तो हिंदी सीख जाते हैं। और तीसरी, अन्य कोई विदेशी भाषा, कोई भी हो सकती है। हमारे यहाँ विदेशी भाषा में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग है? अंग्रेजी का। ये क्लियर है? तो कोई भी विदेशी भाषा आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में सीख सकते हैं, लेकिन प्राथमिक भाषा जब भी होगी वो क्या होगी? अब आप बिहार में हैं तो भोजपुरी, मगही, जो जो आसपास की भाषाएं हैं सब जान रहे हैं। अगर आप नागालैंड में पैदा हुए होते तो, मिजोरम में पैदा होते तो, वहां की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। मिजोरम और नागालैंड में उनकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हर जगह फर्स्ट लैंग्वेज, मातृभाषा क्या है? अलग अलग हो सकता है। चाइना में जाएंगे तो मंदारिन उनका फर्स्ट लैंग्वेज है। अमेरिका में जाएंगे तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। यूके में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है उनका। उसके बाद वो दूसरी और तीसरी कोई अन्य भाषा सीखते हैं। उनकी अपनी भाषा पहले है, वही उनकी प्रथम भाषा है। जैसे तेलुगु बोलना, तमिल बोलना उनकी अपनी है, कन्नड़ बोलना, मलयालम बोलना वो उनकी प्राइमरी है। हाँ, और सेकेंड वो इंग्लिश बोलते हैं, और थर्ड में हिंदी को रखा है। तो हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं, ये हमारा पैटर्न है पढ़ने समझने का। इधर से दिल्ली तक चले जाइए, यही पैटर्न है। मातृभाषा, अब दिल्ली का मातृभाषा हिंदी है, वहां भोजपुरी, मगही ये सब नहीं बोलते, वज्जी नहीं बोलते, तो वहां के लिए मातृभाषा फिर बदल जाएगी। तो हम जहां हैं वहां के हिसाब से बताएं।
और इसमें परिवर्तन होते रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लेस। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है, त्रिभाषा सूत्र। 2020 की पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। वो तीनों भाषाएं कौन कौन सी है? तो पहली मातृभाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अन्य कोई विदेशी भाषा। जरूरी है कि अंग्रेजी लिखा हो तो भी ठीक है, उर्दू लिखे तो, अगर अंग्रेजी की जगह उर्दू थर्ड लैंग्वेज में लिखे तो क्यों? उर्दू क्यों नहीं हो सकता विदेशी भाषा के रूप में? धन्य हो देवतागण, उर्दू भारत की भाषा है, विदेशी भाषा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि उर्दू विदेशी है तो बेवकूफी है। उर्दू भारत की देन है और इसलिए भारत के जो दो अलग अलग देश टुकड़े हुए वहां भी बोला जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो जनक भारत देश है उर्दू का। इसे शेरो शायरी की भाषा कही जाती थी उर्दू को। गाना, शेरो शायरी, उर्दू उसी के लिए प्रयोग हुआ कि लोगों को कान का सुनने का जो अच्छा लगे सुन सुन के वैसा। आज भी शेरो शायरी सुन के कितना अच्छा लगता है, लगता है हम भी सीखते बोलते। सबके बस की बात नहीं है, बहुत टफ लैंग्वेज होता है, लेकिन उसका विकास कहाँ हुआ? भारत में। तो उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, भारत की भाषा है। लेकिन अरबी हो तो, फारसी हो तो, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन सब विदेशी है। हिंदी, उर्दू ये सब भारत की भाषा है, इसको अलग नहीं समझना है। इसकी कहानी खत्म। हाँ होता है, कई जगह है। आप अगर चले जाएंगे कश्मीर, कश्मीर में जाइए तो उनकी जो अपनी डोगरी है पहले वो प्रयोग करेंगे और दूसरे पर उर्दू, तीसरे पर हिंदी प्रयोग करते हैं। उनके यहाँ अलग सिस्टम। तो जहां ज्योग्राफिकल एरिया जो प्लेस है उसके हिसाब से उसमें बदलाव हो सकता है। क्लियर हुआ? अगर आप पंजाब चले गए तो उनकी प्रथम भाषा हो गई पंजाबी, उसके बाद वो हिंदी और तब अन्य कोई विदेशी भाषा सीखते हैं। तो आप कहां जा रहे हैं उसके हिसाब से प्रथम भाषा क्या होगी? बदल जाएगी। अगर आप नागालैंड और मिजोरम चले गए तो अंग्रेजी प्रथम हो गई। लो, उनके यहाँ प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश, सब लोग प्रयोग करते हैं। मिटा दिया जाए। आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है? छह से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पुरानी बात है ये। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है? कहां से कहां तक? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। इसमें थोड़ा सा बदलाव आए। अगर मैं कहूं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए हो गया, जो सामान्य है बच्चे जिसके साथ कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटी, विकलांगता वाली श्रेणी, आर्टिकल 45 उनके लिए शब्द में परिवर्तन कर कैसे? उनका उम्र बढ़ा के कितना कर देता है? जो डिफरेंट एबिलिटी या डिसेबिलिटी कहते हैं उन बच्चों के लिए उम्र बढ़ा दिया गया कि उनको 6 से 18 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये भी बातें क्लियर हो गई। और अब जो तीसरा नियम आया है इसी के लिए यही चीज, यही फ्री और कंपलसरी बात करने के लिए एनईपी 2020 क्या कहता है? 6 को घटा के 3 और सबके लिए 18 साल। ऐसा नहीं कि विकलांग हो, सामान्य हो, नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 18 साल तक की शिक्षा सभी बच्चों को फ्री, 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग की बात ये करते हैं। कौन सा? हाँ, वो तो अलग से लिखाने में आ जाएगा, मतलब जनरल बताया जा रहा है कि ये 3 तरह के सवाल बनते हैं। पूछा जाएगा कि जब संविधान में पहली बार दर्ज किया गया शिक्षा को
तो उसमें कितने उम्र से कितने उम्र के बच्चों को फ्री और कंपलसरी किया गया? तो शुरू में 6 से 14 था। उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 6 से 18, लेकिन वर्तमान में 2020 में जो पॉलिसी आई उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा 3 से 18 साल तक फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन देना। 3 शब्द जोड़ दिया। फ्री भी देना है, कंपलसरी भी होना चाहिए और एजुकेशन में क्वालिटी भी होनी चाहिए। तीनों शब्द क्लियर है? इन तीनों को एक साथ इसलिए लिखा दिए हैं ताकि आप कंफ्यूजन में न रहे एज को लेकर कि कितना होगा। और कुछ इसमें और कोई बात है? एनईपी में कोई और विशेष बात कही गई? कोडिंग वगैरह सिखाना ये सब बता दिए थे ना। बाकी क्या है? खेल के लिए कुछ अलग बात? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे एप्लीकेशन बच्चों के शिक्षा के लिए बनाए। जैसे एनसीईआरटी की किताबें अब एनसीईआरटी ऐप पर मिल जाएंगी, आप डिजिटल पढ़ाई कर सकते हैं। ये एनईपी 2020 के तहत प्रावधान किया गया कि जितने बुक सरकारी हैं सबको डिजिटल फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। तो अगर आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां देता है क्लास 1 to 12 के बीच किसी भी पीडीएफ, किसी भी चैप्टर को आप फ्रीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और उस पे जहां पढ़ते हैं उस कागज पे लिखा रहता है नॉट रीपब्लिश्ड, उसको पब्लिश नहीं करना है, डिजिटल पढ़ने के लिए है। लेकिन हम लोग डाउनलोड करा लेते हैं, फोटोकॉपी खरीद के ले लेते, फट से फोटोकॉपी हो जाता है उसका। हालांकि एनसीईआरटी किताबें इतनी सस्ती है कि फोटोकॉपी का रेट मायने नहीं रखेगा। अब 50 रुपया फोटोकॉपी बन रहा है, 62 रुपये में किताब चकाचक अच्छे फिगर के साथ कलरफुल मिल रहा है, तो 62 रुपये लगाएंगे 50 रुपये लगाए, 62 रुपये वही होता है। एनसीईआरटी की किताबें इतनी सस्ती है कि लोग उसका फोटोकॉपी नहीं कराते। लेकिन सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताब बिहार और पटना में नहीं मिलता। इतना डुप्लीकेट छापता है सब पटना में, सारी किताब डुप्लीकेट है। उसका फिगर देखते पता चल जाएगा, फिगर ब्लर है, फिगर में एकदम क्लीन एंड क्लियर नहीं है, पन्ना मोटा नहीं है, चमकता नहीं है, वो सब डुप्लीकेट किताब। और एनसीईआरटी के नाम पे धड़ल्ले से छप रहा है और बिक रहा है। आप मार्केट में कहीं भी किताब मांगने जाइए, वही फोटोकॉपी वाला पकड़ाएगा आपको। वो किताब कहीं कोई चोरी से पब्लिश कर रहा है, अलाउ नहीं है, पकड़ाएगा तो लंबा चौड़ा जुर्माना लगेगा। लेकिन जुर्माना भर के फिर वही काम करता है। वो किताबें दुकानदार को 4-5 रुपए और सस्ता मिल जाता है। एनसीईआरटी पर कमीशन कितना है पता है? 5%। एनसीईआरटी की किताब बेचिएगा तो कितना परसेंट मिलेगा? 5%। तो 50 रुपए की किताब हो तो उसका 10% 5 रुपया हुआ, तो 5% कितना हुआ? 2.5 रुपया हुआ। एक किताब 50 रुपया खरीद के 2.5 रुपया फायदा रख के कोई बेचना चाहेगा पटना में? कभी नहीं। अब वही किताबें उसको 30, 32, 35 में लोकल मिल गया डुप्लीकेट वाला, और सीधे 52 रुपया में बेचा, 1 रुपया कम किए बिना एनसीईआरटी के नाम पे, 15 रुपया फायदा। तो 2.5 रुपया फायदा वाला किताब नहीं बेचेगा। सरकार, बिहार सरकार की किताब एससीईआरटी है, नॉट एनसीईआरटी। किताब में क्वालिटी नहीं है, ढूंढ के देख लीजिए। अगर ऐसा होता तो बीपीएससी के सारे सवाल एससीईआरटी से आते, नहीं आते, एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। हम किताब पढ़ने को देंगे कचरा वाला, पूछेंगे अच्छे में से, ये बिहार का रूल है। उसके पीछे रहिएगा, कोई नहीं मानेगा। आप अगर 2023 का मेरा वीडियो निकाल के देखने का मन करे क्या तो देख, पता नहीं कौन बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, वो एक दिन मतलब इंटरव्यू में आए और पत्रकारों से ये बता दिया कि एससीईआरटी की किताबों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए बीपीएससी टीआरई 1 में प्रश्न कहीं से आ सकता है, एससीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। और किसी कोई भी इतने बड़े अधिकारी न्यूज पर आके बोले तो एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझसे सवाल होगा कि सर वो तो एससीईआरटी पढ़ने को कह रहा है। मैंने कहा कि वो गुमराह कर रहा है आपको। वो सवाल नहीं बनाएगा ना, वो तो अधिकारी है, सवाल बनाना उसका काम नहीं है। सवाल जब भी बनाएगा बीपीएससी के अंदर जो उस फील्ड के लोग हैं काम करने वाले, जो आज तक बीपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं, सवाल वो बनाएंगे।
वो एक अधिकारी है, उसका अध्यक्ष है, वो सिर्फ बोल सकता है, एक क्वेश्चन उसका बना हुआ नहीं मिलेगा। तो आप उसकी बात में मत जाइए, तो नहीं सर अध्यक्ष है, बोला है एससीईआरटी, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़िए, आपकी मर्जी। 120 क्वेश्चन एनसी मैंने पूछा गया, उसमें 3 क्वेश्चन था एससीईआरटी का बस। मैंने उनसे कहा कि 90% सवाल, 90% मैं पहले ही कह चुका था एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, तो आप 90% पर फोकस करेंगे कि 10% पर? तो लोगों ने गलती किया, कहा कि इतने बड़े अधिकारी, एससीईआरटी कहा है, इतने बच्चे फेल हुए एससीईआरटी के नाम पे, इतने ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने, होता ना भरोसा, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कि मौखिक तौर पे जहां से आया कुछ भी बोल दिया वाली बात नहीं है, मैं भी पद पे हूं, मुझे भी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, कौन क्या कुछ पता होता है कहां से लेगा, वो बता देते हैं कि एरिया कहां से उठने वाला है। जब उनसे मैंने बातचीत किया कि मतलब काफी हरकंप मचा हुआ है इस इंटरव्यू के बाद कि एससीईआरटी आएगा, तो उसने यही कहा, सवाल वो बनाता है, उसके आके बोल देने से सवाल बदल जाएगा? कुछ नहीं। अधिकारी का, नेता का, या किसी बड़े पद पे जो भी लोग होते हैं उनका काम होता है कुछ भी बोल देना। अब प्रधानमंत्री काफी दिन पहले आए थे चुनाव में, बिहार वाला, उन्होंने कहा मैं बिहार को 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, मुंह था बोल दिए चले गए, मिला आज तक नहीं मिला। ऐसे लोग जो बोलने वाले होते हैं उनकी बात पे भरोसा जरूरी नहीं है, आप एक बार में कर ले। जो काम करता है उससे पूछिए कि वो क्या काम कर रहा है। मुंह से मौखिक तौर पे कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, आया, बाद में क्या कहा, ये चुनावी जुमला था, चुनाव में प्रयोग होता है, झूठे बातें होती है, क्या कर लीजिएगा आप उसका? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमेशा सबकी बात माने, तो लोग नेताओं पर आज भी बहुत भरोसा करते हैं कि वो बोल रहा है तो सही है। सिर्फ अकेले पूरे पटना में मैं खड़ा होकर बार बार कहा सिर्फ एनसीईआरटी, जबकि हर जगह लोग एससीईआरटी पढ़ाना शुरू कर दिया, सुन के क्या फायदा हुआ? 3 सवाल। जिसने एनसीईआरटी को फॉलो किया सब निकल गए, और बाद में मुझे मैसेज करके बताया, या यूट्यूब पर हम आए और हमने पूछा कि सवाल कहां से थे, सवाल तो हम लोग देख चुके थे पहले, यूट्यूब आने के बाद ऐसे ही मैंने जनरल पूछा कि लोग करे, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि सर मैंने आपका वीडियो जितनी बार देखा उतनी बार आपने एक ही किताब कहा, एनसीईआरटी। और हम लोगों को लगा, हम लोग गांव में हैं, ऑनलाइन पढ़ाई किए, लगा कि सब लोग एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको छोड़कर, आपने कभी एससीईआरटी नहीं कहा ना पढ़ाया, एनसीईआरटी के पीछे थे आप। और वही हुआ, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया 1 to 5 में, 6 to 8 में, हाई स्कूल में, +2 में। तो जिनको पता है कि किस किताब में क्वालिटी है वो वही किताब पढ़ने को देगा। मैंने एससीईआरटी का किताब उलट के बाद देखने कहा कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बेकार है, कचरे का डब्बा है और कुछ नहीं। उसको पढ़िएगा अपने ज्ञान के लिए पढ़िए, एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा। जिन लोगों ने बात माना टीआरई 1 में सिलेक्शन, और जिन लोगों ने बात नहीं माना वो टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ। लेकिन वापस पढ़ा क्या? एनसीईआरटी। आप मुझसे भी जितनी बार पूछे होंगे, 1 साल में, 6 महीना में, 8 महीना बाद, क्या पढ़े सर घर पे? एनसीईआरटी। मैं किसी और किताब का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि उस किताब की औकात और क्वालिटी कैसी है। मैं जानता हूं एनसीईआरटी का लेवल, मैं समझता हूं। 20-20 प्रोफेसर मिलके 6ठी क्लास की इतनी पतली सी किताब लिखे, उसकी बराबरी कोई कर लेगा? बेवकूफी की बात है। तो अगर कोई मतलब एकदम स्ट्रीम से अलग हट के बात कर रहा है तो लोग कहते हैं या तो उसको बिल्कुल सही पता है या वो पागल है। दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो सटीक पता है कि यही आएगा, या वो आदमी पागल है, बिल्कुल अलग बात कर रहा है। ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा? मेरा काम था सजेस्ट करना, आपका काम था मानना। मानना नहीं मानना स्टूडेंट्स के हक में है, उनके हाथ में। जिन्होंने माना उन्होंने रिजल्ट दिया, जिन्होंने नहीं माना वो टीआरई 2 में वापस मिले, टीआरई 3 में मिले, अब पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, टीआरई 4 में भी मिलेंगे। 5 अटेम्प्ट हो गया। हाँ, तो इन सब चीजों को बताने के पीछे वजह ये थी कि अगर आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं तो सजेशन को अप्लाई करना सीखिए। जिसने अप्लाई किया उसका जीवन बदल गया। अप्लाई अगर नहीं करेंगे, आप पैसा मुझे दे रहे हैं पढ़ाने का, गाइड करने का, समय मेरा ले रहे हैं, क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ रहे हैं, डेली अपना समय यहां निकाल के लाके आते हैं, और सजेशन पड़ोसी देगा और उसकी बात मानेंगे, तो मुझे पे करने की जरूरत क्या थी?
यूट्यूब से ही सजेशन ले लेते, किसी अधिकारी से पूछ लेते। जिसे सजेशन ले रहे हैं उसकी बात पर भरोसा होना सबसे बड़ी बात है। भले ही आपको गलत लग रहा हो अपने से, खुद से, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर बोल रहे हैं सामने से, हो सकता है सच हो, लेकिन मुझे लगता है गलत है। ये पर्सनल प्रॉब्लम है कि आपको गलत लगे। लोगों को लगता है कि वही पुरानी बातें, वही चीजें डिस्टर्ब करती है। कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। आपको एक 2 मिनट की कहानी सुनाते हैं, बात मानने का क्या हो सकता है फायदा, 2 मिनट और लगेगा। एक व्यक्ति था बंगाल में जो जूट का व्यापार करता था, व्यापारी, बिजनेसमैन। उसके जूट के व्यापार में बहुत ज्यादा गिरावट और कमी आने की वजह से कंपनी बेहाल हो चुकी थी, कंगाल होने के कगार पे थी। मतलब कि अगर 2-4 महीने उसकी कंपनी अब नहीं चली तो वो बंद कर देगा, सारे वर्कर्स को छोड़ देगा। तो वो बार बार घर आता, अपनी माँ से इस बारे में बात करता है कि माँ क्या करे, मतलब बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है। तो माँ किसी को जानती थी, पता ना, कोच, सजेस्ट करने वाला, बुद्धिमान कोई व्यक्ति, कोई बाबा। तो माँ कहती कि एक बार उससे मिल के आओ ना, तुमको कई बार कहे कि वो बहुत अच्छे आदमी है, अच्छा सजेशन देते हैं, एक बार जाओ और उनसे मिल के आओ। तो मरता क्या नहीं करता, जिस चीज पर यकीन नहीं था माँ की वजह से कि बार बार कहती है चलो मिल लेते हैं। मिलने गए, उस व्यक्ति का फीस बहुत ज्यादा था उस समय। मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को गाइड करने का या सामान्य रूप से मिलने का या बिजनेस का आइडिया देने का 1 लाख रुपया लेता था। तो जो उसका फीस भर के जाए, जैसे डॉक्टर का फीस भरे तो डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं, बिल्कुल वैसा है। तो उस बाबा से या पढ़े लिखे आदमी जो भी कहे, बिजनेस कोच कह सकते हैं, उस आदमी से करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो वो भी गया और मन मार के, लॉस में तो है ही, 1 लाख रुपया जमा किए। बोला कि देखते हैं, क्या पता कि उसके सजेशन से मुझे कुछ फायदा हो जाए। तो गया तो बोले कि आपको क्या दिक्कत है, बिजनेस में क्या हो रहा है। तो वो सारी बातें कहानी की तरह उसको समझाए, बिजनेस में ऐसे हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सेलिंग नहीं बढ़ रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वर्कर्स साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत सी बातें, कंपनी लॉस के कगार पे है, अगर अब सही नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, कोच ने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बोल दिया। अब ये चुपचाप बैठे हुए हैं कि अब शायद कुछ सजेशन देगा कि क्या करना चाहिए। तो बोले कि बाबा क्या करे, तो बोला बोल तो दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका दिमाग खराब हो गया, 1 लाख रुपया यही सुनने के लिए दिए थे, ये तो रोज सुनते हैं, हर 2-4 आदमी से सामने सुनते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये कौन सी ज्ञान की बात है, 1 लाख रुपया लिए हमको बेवकूफ बना दिया। गुस्से में निकला वहां से, पहले माँ को खड़ी खोटी सुनाया, कहाँ भेज दी पागल आदमी के पास, हम सजेशन मांगने आए हैं तो मुझे कह रहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये तो मैं 100 बार सुन चुका हूं, मुझे पता भी है, कौन सा नया ज्ञान हुआ। अब गुस्से में वो गया कहा, कंपनी में। कंपनी में पूछा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इतना सारा प्रोडक्ट, मैनेजर को बुलाया, बोला कि ये जितना सामान रखा हुआ है, कच्चा सामान, इसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने में कितना समय लगेगा। तो बोला 2 दिन। बोला 2 दिन नहीं रुकेंगे, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, आज के आज सारा माल तैयार होना चाहिए, कल परसों नहीं होगा। गुस्से में था ही। वर्कर से सोचे क्या हो गया, आदमी तो रोज सही आता है, आज पागल कैसे हो गया। तो उसने फिर कहा कि नहीं, मुझे 2 दिन में ये आइटम तैयार हुआ नहीं मांगता है, सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक ये काम खत्म ना हो जाए कोई घर नहीं जाएगा, ये काम प्रिपेयर करके जाना है। यानी जो कल करना है वो आज होना चाहिए। अब प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है, किसी ने ऑर्डर नहीं किया है, सब तैयार होना चाहिए। वर्कर भी सोच रहे हैं कि आज भांग भांग खा के आए हैं, आदमी पागल हो गया है। उसके बाद पूछा कि बाकी लोग जो वहां खेतों में है, जहां से फसल को काट के लाते हैं, जूट वगैरह, कहाँ है। तो बोले वो सब काटने गए हैं, मजदूर वगैरह। वहां पहुंचा, बोला कितनी कटाई हुई। तो बोला कि सर अभी 3-4 दिन और लगेगा सब कटने में, आज इतना काम हो गया है। बोले 3-4 दिन कटने में लगेगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब तक ये सारी फसलें कट नहीं जाएगी घर कोई नहीं जाएगा। 10-11 बजे पहुंचा था वो, दिन भर मजदूरों ने काटा, रात हो गई, 1-2 बज गया। अब वो भी वहीं था, घर नहीं गया, कि जब तक आज काम हो नहीं जाएगा, टाइम देख के आज काम नहीं होगा, कल करे सो आज कर। उसका दिमाग वैसे ही खराब था लाइन सुन के, उसने अप्लाई करते चला गया हर जगह सुनने के बाद।
अब उतना सामान कट गया, इसको कैसे कंपनी तक पहुंचाई जाए, उसका एक अलग खर्चा, उतनी गाड़ियां होना, ट्रक से लाद लाद के ट्रैक्टर से पहुंचाना, बहुत टफ। कैसे किया जाए? तो उसने कहा कि जितनी कंपनी में गाड़ी है सबको काम पे लगा दो। जब ये काम अभी हो ही रहा है तब तक बहुत तेज बादल थी, और बंगाल में अक्सर बारिश होती है, कोई नई बात नहीं है। धमाकेदार बारिश हुई, इतनी कि इसके जितने चीज कट के छोटा छोटा गोला बना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, इतना इतना मोटा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, बोझा बना के रखा हुआ था, उसको क्या हुआ, सारा बोझा इसका बहने लगा। हल्का होता है ये जूट की लकड़ी, लगा इसका बोझा बहने। अब ये मजदूर कह रहे हैं ये तो सब बह के जा रहा है इधर उधर। बोला कि कुछ नहीं करना है, जो कंपनी के पास लोग खड़े हैं उनको कहो कि सामान बह के पहुंच रहा है, टोका फंसाए और खींच ले, हमारे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। सड़क से जाएगा, लाखों रुपए खर्च होंगे उतना ट्रैक्टर उतना ट्रक करने में। इससे अच्छा है कि हमारा सामान बह के फ्री में पहुंच गया। और कंपनी कहाँ होती है? नदी के किनारे। तो वहां पहुंच गया इसका सामान, और वहां लोग टोका फंसा के सुबह तक सामान खींच रहे हैं। रात भर काम किया, सुबह हो गई, और अगले दिन पता नहीं कौन सी एक विदेशी कंपनी आई थी जो सभी जगह कोई प्रोडक्ट ढूंढ रही थी और उसको 2 दिन में डिलीवरी चाहिए था। तो जो नामी गिरामी कंपनियां थी प्रोडक्ट बनाती थी, उसको जाके कहता कि मुझे तुरंत डिलीवरी चाहिए, तो वो बोलता नहीं, कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। तो कंपनी छोड़ के दूसरी जगह, किसी ने उसको सजेस्ट किया कि एक आदमी की कंपनी वहां है, आप जाइए, हो सकता है उसके पास आइटम हो, उसकी कंपनी ठीक से चल नहीं रही है, हो सकता है स्टॉक रखा होगा। ये स्टॉक एक दिन पहले ही बनवाया था, ये कहा कि कल करे सो आज कर सब बना देना है बिना ऑर्डर का। अब वो गया, पूछा कि मुझे ये प्रोडक्ट 1 लाख पीस चाहिए, बोला मिल जाएगा, ऐसे चुटकी बजाय बोला मिल जाएगा। बोला कि मैं आपसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों के पास गया, 1 लाख प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, लोग कह रहे 10 दिन लगेगा, आपके पास क्यों? तो बोला हमारे यहाँ लाखों का सामान पहले से स्टॉक में तैयार रहता है, आप डिमांड तो कीजिए। एक दिन में क्या हो गया, काया पलट व्यक्ति का, सिर्फ एक बेवकूफी भरे सजेशन पर यकीन करके काम करते चला गया। क्या? कल करे सो आज कर, और आज करे सो। अगर वो सुन के छोड़ देता कि 100 बार सुने हैं, अप्लाई नहीं करेंगे तो परिवर्तन आता? नहीं आता। इसी को कहते हैं शिक्षा और गाइड। वो आज क्यों कहा बाबा, वही जानता है ना कि उसको यही सजेशन 2 लाइन क्यों कहा, क्योंकि वो मौसम को भाप सकता है, आपकी बिजनेस को समझता है, और वो आने वाले प्रोडक्ट की जरूरतों को समझ रहा है। तब आपको कहा कि आप अपने काम में क्या करो, स्पीड बढ़ा दो, आपको फायदा मिलेगा। कल करे सो आज कर। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रोडक्ट को लेकर अच्छा आइडिया था कि आप किस तरह का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और देखते ही देखते सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। एक थ्योरी, कल करे सो आज कर, और आज करे सो परसों, ये हम लोग सोचते हैं। तो गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, भरोसा करना सीखिए। आपको नहीं भरोसा होगा तो आपके जीवन में बदलाव कहां से आएगा? आपको सुन के बकवास सा लगेगा, कितनी बार सुने हैं, तो जीवन बदलेगा नहीं। सुने और उसे जैसे अच्छा बुरा जो लगे अप्लाई कर देंगे। जब उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएगा? आज की कहानी यही समाप्त होती है। कैसा लगा? कहानी से कुछ मोटिवेशन आता है कि नहीं आता है? या मैं अच्छा कहानी नहीं सुनाता हूं? सुनाता हूं ना।